उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जान फूंकने में जुटी हुई हैं प्रियंका गांधी। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगी प्रियंका गांधी। ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने कही है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा है। प्रियंका गांधी ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काफी हैं। सलमान खुर्शीद ने विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के सवाल पर कहा कि कांग्रेस 2022 के लिए किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही है। तो तमाम बड़ी बातें इस बातचीत से निकल के आई हैं और साफ करते हैं सलमान खुर्शीद की प्रियंका गांधी काफी हैं 2022 चुनाव के लिए। यानी जिस चेहरे की बात हो रही थी वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि प्रियंका गांधी ही चेहरा है 2022 का कांग्रेस की ओर से। हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफ़ी है। वो चेहरा हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद उस चेहरे पर कोई लेबल लगाने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। दूसरे को लगे तो जब प्रियंका जी से बात होगी तो उनसे अवश्य पूछ लें। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। अनुभव बताइए क्या मायने निकाले जाएं? साफ तौर पे सीएम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, चुनाव के प्रचार की बात कर रहे हैं और अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जिस नेता से भी आप बात करिए वो यही कहता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा है। अब चेहरा किस चीज का है भाई? पार्टी के नेता वो है, यूपी प्रभारी है, महासचिव है, तो किस चीज का चेहरा है? यानी बार बार सब यही कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, पर नाम कोई नहीं लेता। सब ये कहते हैं कि वो हमारा चेहरा है। अरे आपकी पार्टी में तो चेहरा तो आप ही क्या है वो, पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। ये बहुत, आप कहिए किसी से बार बार पूछे वो बोलेगा नहीं। कांग्रेस ने यही स्ट्रेटजी तय की है और हो सकता है कि जल्द इसे घोषित भी कर दे। पिछले 1.5 वर्षों से हम उत्तर प्रदेश में ये सुन रहे हैं तमाम सारे नेताओं से कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही हमारा चेहरा है, और बीच में तो यहाँ तक था कि जल्दी नाम भी घोषित कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि 32 वर्षों का सूखा तभी खत्म होगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम पार्टी घोषित कर दे। अब आप देखिए, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में उतना सक्रिय नहीं है, उतनी सक्रियता उनकी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर है। देखिए तो अनुभव लेकिन देखिए जिस परिप्रेक्ष्य में सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं उनकी बातचीत से क्या अब तो कयास ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल का मोटा मोटी तो जवाब कहीं से नहीं मिलता है। देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि आखिरी वक्त में जब चुनाव बिल्कुल करीब आ जाएगा तब हो सकता है कि कांग्रेस उसी नाम को आगे बढ़ा दे, प्रियंका गांधी वाड्रा के ही नाम को आगे बढ़ा दे। क्योंकि हम जिनसे भी बात करते हैं कांग्रेस, ठीक है, अब ये कांग्रेस की एक इंटरनल पॉलिटिक्स होगी या फिर स्ट्रैटेजी होगी, इसका पता बाद में ही चलेगा। अनुभव हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, आपका शुक्रिया करते हैं। आगे बढ़ते तो यही बात चल रही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली दौरे पर भी हैं, जहां वो हरचंदपुर में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंची। तो देखिए उनका कैसे स्वागत हुआ। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने हनुमान मंदिर जाकर मत्था भी टेका। 2 दिन का उनका ये दौरा है। पार्टी के पदाधिकारी हों, तमाम कार्यकर्ता हों, उनसे मिलने जुलने के लिए आई हैं प्रियंका। और रायबरेली के दौरे की तस्वीरें ही देख रहे हैं आप। दूसरी तस्वीर में देखिए मंदिर में दर्शन कर रही हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है, माथा टेका है, हाथ में फूल माला दिख रही होगी आपको। ये मंदिर से बाहर निकलती हुई तस्वीर है और ये देखिए ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा प्रियंका को देखने के लिए जब वो रायबरेली पहुंची। और मंदिर के बाहर की तस्वीर है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ये यूपी वाला दौरा है, जहां वो लखनऊ से लेकर रायबरेली तक सफर कर रही हैं। प्रियंका के रायबरेली दौरे के समय हनुमान मंदिर के सामने कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, ये भी खबर है। जहां सबसे पहले इसी दौरे पर लखनऊ में भी कांग्रेसी आपस में उलझे थे। ये 2 तस्वीरें देखिए, रायबरेली की हैं और लखनऊ की है। पहली रायबरेली, दूसरी लखनऊ की है। और जो आपस में उलझते लोग नजर आ रहे हैं, दोनों ही कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। दूसरी तस्वीर में मीडिया को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारे आपस की बात है ऐसा कहा जा रहा है। कैमरा क्या कर रहे हैं यार, हो रहा है तो मन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर थे। उन्होंने
कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करते हुए पिछली सरकारों को, खासकर अखिलेश पर खूब हमला बोला। कहा कि पहले गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले झोला करके निकल जाते थे, लाखों की वसूली करते थे, लेकिन फिर भी नौकरी मिलती नहीं थी। तो देखिए यहाँ तंज भी कसा है। सीएम योगी ने कई योजनाओं का लोकार्पण, परियोजनाओं का शिलान्यास भी था। गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो, और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। अध्यापक की नौकरी लगती थी, पैसा भी जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। पुलिस की भर्ती निकलती थी, पैसा भी चला जाता था और नौकरी भी नहीं निकलती थी। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 4.5 लाख नौजवानों को राशन मिल रहा होगा ना? आप लोगों को राशन मिल रहा है? मिल रहा है राशन? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले थे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 245 करोड़ रुपए की 122 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला भी बोला। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार में अपराधियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता है। अब माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वहीं सीएम ने कहा कि अगर अपराधी गरीबों को सताएंगे तो सरकार उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। आगे सीएम योगी ने यह भी कहा कि पिछली सरकारें जनता के हक पर डकैती डाला करती थी, लेकिन हमारी सरकार अब सिर्फ योग्यता के आधार पर ही नौकरी दे रही है। और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने तुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर, अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश भी है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी। वे ठेके पट्टे, भाई भतीजावाद और जातिवाद के चंगुल में फंस करके रह जाती थी और अंततः उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था उन नागरिकों को जो यहां का सामान्य नागरिक है, आम नागरिक है। और विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले कई नेताओं के पाला बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज सीतापुर सदर सीट से भाजपा विधायक राकेश राठौड़, उनका नाम है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि इस पर विधायक राकेश राठौड़ अखिलेश यादव से क्यों मिले, इस बारे में ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से और ना ही विधायक की तरफ से कुछ कहा गया है। लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच हुई मुलाकात के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उसमें अखिलेश और राकेश के बीच दिख रही गर्मजोशी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राकेश राठौड़ चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं।
तो उधर भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन जारी है। तमाम प्रबुद्ध जनों को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने भी पूरा जोर लगा रखा है। इस दौरान पार्टी जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। अमरोहा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, श्रावस्ती और सीतापुर में प्रबुद्ध सम्मेलन कैसा है, कैसे चल रहा है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसमें बोलने की जरूरत तो नहीं है, या बोलने की जरूरत है। आप कोई भी वोटिंग नहीं करना। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी जारी है। सपा के प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी की 2 तस्वीरें 2 अलग अलग जगहों की हैं। पहली तस्वीर औरैया की है, जहां सपा सरकार के पूर्व मंत्री मनोज पांडे शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तस्वीर बलिया की है, जहां सपा नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे शामिल हुए। इनका कहना था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में प्रबुद्ध जनों की अहम भूमिका होगी। खड़े रहो वहीं खड़े रहो यार, खड़े रहो। विजय तिलक। और उधर पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सोशल मीडिया के जरिए एक चिट्ठी लिखकर किसानों के समर्थन में 7 मांगे रखी हैं। अपने इस पत्र के माध्यम से उन्होंने किसानों को डीजल पर कम से कम 20 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने, गन्ना मूल्य को बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल तक करने की मांग की है। और ऐसी करीब 7 मांगे हैं। और क्या कुछ है तो देखिए, गन्ना मूल्य को 400 रुपए प्रति क्विंटल पर बढ़ाने की बात करते हैं, ताकि बटाईदार जो किसान हैं उनको मिलों में गन्ना आपूर्ति की सुविधा मिल सके। गेहूं और धान की सरकारी खरीद पर 200 रुपए प्रति क्विंटल का अलग से बोनस मिले। नलकूप और आवासीय दोनों तरीके की बिजली के रेट में तत्काल कमी कर दी जाए, किसानों को राहत दी जाए और आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ 5 सितंबर को हुई किसान महापंचायत के बाद मुजफ्फरनगर में एक और महापंचायत होने जा रही है। 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली ये महापंचायत गठवाला खाप और हिंदू किसान मजदूर समिति ने बुलाई है। गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक के मुताबिक ये जो महापंचायत है ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है। इसमें किसानों से जुड़ी 7 मांगे उठाई जाएंगी, लेकिन इसी महापंचायत के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं को मंच से दूर रखा जाएगा, ऐसी भी बात उन्होंने कही। मेन उद्देश्य जो है ये किसान पंचायत है और जो किसानों की समस्याएं हैं, बिजली की हो, गन्ने की हो, या हमारे बच्चों की पढ़ाई की हो, या पशुओं की हो, जो भी समस्या हैं मुख्य रूप से हम उनको जो है किसान पंचायत के जरिए से माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहने का कार्य है। और कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के बीच आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। आज उत्तर प्रदेश के 75 में से 34 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं मिला है। प्रदेश में इस वक्त कुल 177 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और रोजाना औसतन 2 से 2.5 लाख टेस्ट भी हो रहे हैं, जबकि यूपी में पॉजिटिविटी रेट 0.01% से कम रह गई है। कोरोना के मरीजों की रिकवरी दर है 98.7%। योगी सरकार माफिया और अपराधियों पर किस तरीके से कहर बनकर टूटी है, इसकी गवाही ये आंकड़े देते हैं। करीब 150 से ज्यादा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। वहीं गैंगस्टर एक्ट में 3700 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5500 से ज्यादा
550 बदमाशों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं कानून व्यवस्था के मजबूती की बात अगर आप करते हैं तो प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ 1,38,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क और 213 थानों का निर्माण हुआ है। और उधर कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हमीरपुर सीएचसी में तैनात इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर स्वरूप नगर पहुंचे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर डॉक्टर साहब का एक शख्स से विवाद हो गया और इसके बाद स्थानीय लोगों ने डॉक्टर साहब की जमकर पिटाई की है। डॉक्टर की कार तक लोगों ने तोड़ डाली है। हालांकि कानपुर के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स उन्हें बचाने के लिए पहुंचते, तब तक मारपीट करने वाले लोग वहां से फरार हो गए। थाना स्वरूप नगर की घटना है। पीड़ित जो हैं हमीरपुर में मेडिकल ऑफिसर हैं। यहाँ पर वो मेड पीजी का एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे। एग्ज़ाम के बाद जो है ये खाना खाने के लिए आए हुए थे और उसी दौरान जो है कुछ लोगों से विवाद हुआ इनका और उसी दौरान जो है मारपीट हुई। उनको कुछ चोटें भी आई थी। इसके संदर्भ में उन्होंने तहरीर दिया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और गाजीपुर में प्रोबेशन विभाग की ओर से संचालित वन स्टॉप सेंटर में सिर्फ महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे महिला कर्मचारी महिलाओं की परेशानी को अच्छी तरह से समझ सकें, उसका सही निराकरण कर सकें, साथ ही सरकार की योजनाओं का उन्हें फायदा भी दिला सके। लेकिन बावजूद इसके महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट है, इसीलिए उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। वन स्टॉप सेंटर ना तो बिजली पानी की यहाँ व्यवस्था है, ना ही कोई ज़रूरी चीज़ें। देखिए आप तस्वीरें आपके सामने है। ये वन स्टॉप सेंटर है। मैनेजर समेत पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य महिलाओं की नियुक्ति की गई है, लेकिन पिछले 9 महीने से विभाग में सैलरी नहीं मिली है। 26 अगस्त को 1,40,000 का बिजली बिल बकाया होने की वजह से बिजली कनेक्शन भी कट चुका है। वहीं जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने मामला संज्ञान में लिया तो भाजपा जिला अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला से परेशानी का हल करने का आश्वासन दिया गया। तो ये तो बहुत नाइट तो चल नहीं पाता है क्योंकि मैं शेल्टर दे पा रही हूँ, असमर्थ हूँ शेल्टर देने में, क्योंकि मैं तो बनी हूँ शेल्टर देने के लिए। मैं तो महिलाओं के लिए ही बनी हूँ और जब असमर्थता होगी तो मैं कहाँ से मदद कर पाऊँगी या शेल्टर दे पाऊंगी। आप खुद ही देख रहे हैं कि लाइट पानी की कोई व्यवस्था नहीं, तो मैं कैसे शेल्टर दूं? कोई पत्र या कुछ लिखा है? जी मैंने अपने अधिकारी को अवगत कराया है। क्या क्या अब तक कोई जवाब आया? अभी तो अधिकारी छुट्टी पे चले गए हमारे सर, लेकिन अब जब आएंगे तो अभी वो नए आए हैं तो उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट जो पुराना अधिकारी था वो इतना कुछ नहीं हुआ, तो अब मैं क्या अपेक्षा करूँ। निश्चित तौर से आपकी दी हुई बात का संज्ञान लिया जाएगा और मैं उचित जगहों पर इस बात को पहुंचाऊंगा और यहाँ के जिलाध्यक्ष जी और प्रभारी मंत्री जो यहाँ सरकार की तरफ से उनके माध्यम से इसका समाधान करेंगे। अगली खबर उन्नाव से है, जहां एक गांव ने समाज के लिए अभिशाप मानी जाने वाली दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए खुद को दहेज मुक्त गांव बना दिया है। उन्नाव के बिठिया ब्लॉक के छोटे से गांव सेवाखेड़ा को वहां के रहने वाले लोगों ने ही दहेज से मुक्त बनाया है। इस गांव में ना तो कोई दहेज लेता है ना ही देता है। इस गांव में होने वाली सभी शादियां दहेज मुक्त ही होती हैं, फिर चाहे गांव की किसी बेटी की शादी हो या फिर गांव के लिए बेटे की शादी हो। इस गांव की बेटियों की शादी में ना दहेज दिया जाता है, ना बेटों की शादी में दहेज लिया जाता है। इस गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर दहेज मुक्त आवास का बोर्ड भी लगा रखा है। गांव के बाहर भी यही बोर्ड नजर आता है। उन्नाव का सेवाखेड़ा गांव शायद देश का पहला ऐसा गांव होगा जहां दहेज के लिए लोग इतने जागरूक हैं। गांव का हर एक शख्स इस तरीके से अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है कि उसे दहेज नहीं लेना है। और देखिए हर घर के सामने ये पीली पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है वो भी यही संदेश दे रही है।